सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। बदकिस्मती से जो रेलवे का निज़ाम है उसमें हमें वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही जिस तब्दीली के लिए इमरान खान साहब को वोट दिए गए थे। जुलाई 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 80 के करीब वाक़यात पेश आ चुके हैं रेलवे में मुख्तलिफ छोटे बड़े हादसात के। यानी जुलाई 2018 से लेकर जुलाई 2019 तक का मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों के अलावा एक साल में 80 के करीब छोटे बड़े वाक़यात सामने आ चुके हैं। ये जो वाक़या आज पेश आया, इंतहाई दिलदोज़, दिलखराश और दिलसोज वाक़या, जिसमें 73 अफराद बेगुनाह जानें ज़ाया हुई और अल जज़ीरा के मुताबिक 48 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए। इसमें एक मौक़िफ़ शेख रशीद साहब का, जो कि वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हैं, और दूसरा मौक़िफ़ है कुछ ऐनी शाहिदीन का। मैं चाहूँगा दोनों मौक़िफ़ पहले आपके सामने रखते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तबलीगी जमात की जमातें जो हैं वो अपना नाश्ता बना रही थी, उसमें एक चूल्हा फटा फिर दूसरा भी फट गया। एसी के अंदर जो है सिलेंडर है वो अलाउ है ही नहीं। वैसे ये हमारी कोताही है कि इसमें ये चूल्हे ले जाने में कामयाब हो गए और सिलेंडर के फटने से ये एक खूनी हादसा हुआ। जो यहाँ के अमला है वो बता रहे कि पंखा में शॉर्ट सर्किट था, वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की। पहले गार्ड ने जाके इनको रोका है कि ये मत जलाएं, लेकिन उसके सामने इन्होंने आग बुझा दी। जब वो चले गए गार्ड, फिर उन्होंने जलाई। जो उनकी जंजीर होती है, मतलब चेन होती है, वो भी काम नहीं कर रही थी। ये उसी वैगन की चैन पर उनसे गाड़ी रुकी है, वरना तो सारी ट्रेन को आग लग जाती। जो जमात वाले थे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना सिलेंडर जला हो। बाकायदा यहाँ के अभी सब मौजूद हैं, तहकीकात कर सकते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि कुछ मुसाफिरों ने एक बोगी में जो गैस सिलेंडर है उसका इस्तेमाल किया नाश्ता तैयार करने के लिए, जिसकी वजह से उसमें आग भड़की और उसके ज़रिए से फिर आग फैलती फैलती बाकी बोगियों तक भी जा पहुंची। जबकि कुछ ऐनी शाहिदीन का मौक़िफ़ आपने सुना कि ऐसा नहीं है, बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और ट्रेन को रोकने का जो निज़ाम है वो निज़ाम भी काम नहीं कर रहा था, जिसमें आप एक लीवर को पुल करते हैं जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती है। वो निज़ाम भी काम नहीं कर पा रहा था और ट्रेन चलती रही, जिसकी वजह से आग मज़ीद हवा तेज़ होने से आग भड़की और ये हादसा हुआ। पाकिस्तान कैसा बदनसीब और पाकिस्तानी कौम के नसीब शायद कब जागेंगे और पाकिस्तान शायद कब बदनसीबी से खुशनसीबी के दौर में दाखिल होगा, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान 72 सालों से कैसे चलाया जा रहा है। उसमें ज़ाहिरी तौर पर मौजूदा हुकूमत का कसूर तो नहीं, क्योंकि इसको आए हुए तो अभी तकरीबन 1.25 साल हुआ है, लेकिन ये हुकूमत इसलिए जवाबदेह ज़रूर है क्योंकि इसने उस निज़ाम को ठीक करने का वादा किया था कौम के साथ। ये मुल्क बदनसीबी से 72 सालों से कैसे चलाया जा रहा है, उसकी मिसाल आप देखें। आज शेख रशीद साहब ने, जो लोग जाँ बहक हुए इस वाक़े में 73 के करीब, फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का शेख रशीद साहब ने ऐलान किया। इसके अलावा जो अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, जो अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन 48 के करीब उनकी तादाद है, फीकस उनके लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। तो मजमूई तौर पर जो जहाँ बहक हुए और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए हुकूमत ने तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। 13 करोड़ 40 लाख रुपए। शेख रशीद साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि ये रेलवे की गफलत है कि गैस सिलेंडर किस तरह से प्लेटफॉर्म से गुजरता हुआ और बोगी तक पहुंचा, और ये इसलिए पहुंचा कि वहां पर वॉक थ्रू गेट नहीं थे। अब पाकिस्तान में अगर आप एक बेहतरीन वॉक थ्रू गेट खरीदना चाहे तो उसकी मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है, जो आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिल सकता है। अगर हुकूमत चाहे तो हम हुकूमत को वो राब्ता नंबर दे सकते हैं जहां से हुकूमत वॉक थ्रू गेट खरीद सकती है। यानी यही 13 करोड़ 40 लाख रुपए अगर वॉक थ्रू गेट्स खरीदने पर खर्च किए जाते तो तकरीबन पौने 700 वॉक थ्रू गेट्स खरीदे जा सकते थे और पाकिस्तान के हर रेलवे स्टेशन को इक्विप्ड किया जा सकता था वॉक थ्रू गेट के जरिए से। लेकिन कैसा बदनसीब मुल्क है और बदनसीब निजाम है कि यहां पर 13 करोड़ 40 लाख रुपए लोगों की जिंदगियों पर खर्च करने के लिए नहीं है रियासत के पास। जब इंसान जिंदा है तो उसकी जिंदगी के दौरान उसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए रियासत के पास नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके ताबूत पर फूलों की तरह 13 करोड़ 40 लाख रुपए रखने के लिए हैं।
यही वो बदनसीबी है जिसको तब्दील करने के लिए इमरान खान साहब को वोट दिए गए थे कि प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, जहां जहां पर खामियां होंगी उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको दूर करने के लिए एक बर वक्त बरमहल निजाम वज़ा किया जाएगा। उस्मान बुज़दार साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आज एक ऐलान किया, जरा वो ऐलान दिखाएं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर आपका बर्न यूनिट नहीं है तो उसका यहाँ पे मैं ऐलान करता हूँ। 16 महीने हो चुके हुए हैं वसीम अकरम प्लस पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, 16 माह। यानी आज अगर यह हादसा होता तो उस्मान बुज़दार साहब को यह पता नहीं चलना था कि उनके सूबे में एक डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, वहां पे बर्न यूनिट नहीं है। उनको यह खबर नहीं पहुंचनी थी उन तक। क्या यह गफलत नहीं है उस्मान बुज़दार साहब की? यह मुजरिमाना गफलत नहीं है क्या चीफ मिनिस्टर की कि उन्होंने इन 16 महीनों में या 15 महीनों में इस बात का जायजा क्यों नहीं लिया कि उनके पंजाब में कितने अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में कौन कौन सी सहूलियात हैं और कौन कौन सी सहूलियात नहीं है, किस अस्पताल में कौन सी अहम सहूलत है जो मौजूद नहीं है, और 16 महीनों में उस सहूलत को वहां तक पहुंचाने के लिए क्या प्लान बनाया जाना चाहिए था। यानी आज इन जख्मियों को वहां बर वक्त इलाज नहीं मिल सका और बहुत सारे जख्मी ऐसे होंगे कि जो लाइलाज हालत तक पहुंच जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उस इलाके के अंदर बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बर्न यूनिट मौजूद नहीं है। ये वो निजाम था जो तब्दील करने के लिए प्रोएक्टिव पॉलिसी चाहिए थी इमरान खान साहब से और उनकी टीम से। इस कौम को ऐसी पॉलिसी नहीं चाहिए थी कि लोगों के मरने के बाद दूसरी कीमत लगाई जाए। लोग चाहते थे कि इमरान खान साहब लोगों की जिंदगी में उनकी जिंदगी बदलने के लिए पैसा खर्च करें। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब का मार्च अब से कुछ देर के बाद यानी लेट नाइट पहुंचेगा इस्लामाबाद में, उसमें भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब को बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल साहब आपको बहुत शुक्रिया। और कारी उस्मान साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के तर्जुमान हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरदौस नकवी साहब आपसे आगाज़ करूँगा। कतन मेरा ये तासुब देने का मकसद नहीं है कि हुकूमत 16 महीनों में तमाम बुराइयों की जिम्मेदार है, लेकिन इस हुकूमत ने अगर प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं दिखाई तो फिर यही हुकूमत जिम्मेदार है। प्रोएक्टिव ना होने की जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर नहीं डाली जा सकती। मैं आप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, फुल्ली सपोर्ट करता हूं। मेरा अपना और पार्टी की तरफ से समझता हूं कि हमें एक रिपोर्ट शाया करनी चाहिए कि करंट स्टेट क्या है पाकिस्तान के हर मिनिस्टर की मिनिस्ट्री का, कि जो खराबियां एग्जिस्ट करती हैं जो 70 साल में, उसका इस 15 माह के अंदर हमें पूरा अहाता कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि ये बुराई, ये कमी हम इतने अरसे में पूरी कर सकेंगे। वरना जब भी कोई हादसा होगा उसकी सबकी पूरी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर आती है। तो अगर हम एक अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें स्टेट ऑफ द सिचुएशन एग्जिस्टिंग उसको रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद हमें अपनी प्रायोरिटाइजेशन शो करनी चाहिए कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक के अंदर जो ट्रेन के हैं, हमने फौरी तौर पे जब भी बात हुई हमने कहा कि बिफोर ट्रैक सिग्नलाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए, इससे कि बहुत सारे हादसा जितने हमने देखे हुए हैं वो या तो ट्रैक से रिलेटेड थे या सिग्नल्स के नॉट वर्किंग पे थे। तो सिग्नल्स के ऊपर खर्चा बहुत कम है कंपेयर टू रिलेइंग द होल ट्रैक। तो सिग्नल वाले हादसे जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 ईयर, जबकि ट्रैक पूरा चेंज करना, हाई स्पीड ट्रैक डालना, उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसके लिए टाइम भी चाहिए। उसके लिए टाइम 3 साल आफ्टर फाइनेंशियल क्लोज है। तो मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस उम्मीद से आई थी उस उम्मीद पे अगर उसे पूरा उतरना है तो पहले जैसे हमने इकनॉमिक एरिया के अंदर पूरी रिपोर्ट कार्ड दी थी, इसी तरह हर मिनिस्ट्री को अगर उस अंदर कोई बेतहाशा कमियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नमेंट की आपने हेल्थ की बात की और कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हमारी प्रायोरिटी है कि बंद यूनिट हो या हर 3 डिस्ट्रिक्ट में हो, ये मुझे नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट को फैसला करना है। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला किया कि हर 3 पे होना है
तो हर 3 में कब होगा, ये कहा है कि हर एक में होना है तो कब होगा। और इस वक्त क्या सूरत हाल है कि 70 साल में कितने बर्न सेंटर बने। अगर 70 साल के अंदर सिर्फ 3 बर्न सेंटर पंजाब के अंदर है तो ये मुमकिन नहीं है कि 1 साल के अंदर प्रॉपर बर्न सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में हो जाए। लेकिन कब होने चाहिए तो कब तक होंगे और उसके लिए रिसोर्स की प्रायोरिटी क्या दी जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग एंड उस प्लानिंग को आवाम के साथ शेयर करना दोनों जरूरी है। वैसे करंट सिचुएशन, अगर नकवी साहब लाइटर नोट व्हाट पे रिसोर्सेज आर नीडेड, जिस तरह जो आपने जो कुछ फरमाया बहुत ज़बरदस्त। काश के आप सिंध के अपोजिशन लीडर ना होते, आप इमरान खान साहब के साथ उनकी मरकजी टीम में मौजूद होते तो शायद ये आज हमें सवाल ही ना उठाना पड़ रहा होता, अगर आप जैसे लोग इमरान खान साहब के साथ होते। मैं इमरान खान के साथ हूं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूं। मैं अपनी राय भी देता हूं और मैं खान साहब को जो है वो बताता भी रहता हूं कि जी मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। वो ये किरदार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हम सब सिपाही हैं एक कॉज के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि मुझे खान साहब को कराची से इलेक्शन जिताना था, मैं उनके नीचे लड़ा, उनको मैंने 75,000 वोट से जितवाया इलेक्शन, खुद भी जीता। तो वो तो हालात की बात है, बाकी पार्टी के अंदर कोई इशू नहीं। जनरल साहब, तकरीबन 13 करोड़ 40 लाख रुपए का आज ऐलान किया है शेख रशीद साहब ने। जो 73 लोग इसमें जाँ बहक हुए, 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, उनके लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए उनको इमदादी रकम दी जाएगी। ये कैसा निज़ाम है जनरल साहब, ये कैसी लीस्ट एक्टिव स्टेट बन चुकी हुई है? यानी मरने के बाद तो जेब से, हुकूमत की जेब से 13 करोड़ 40 लाख निकल आएंगे, लेकिन जब ये लोग जिंदा थे उस वक्त इस निज़ाम को ठीक करने के लिए कि वहां पे वॉक थ्रू गेट होता, उस गेट से कोई सिलेंडर को आगे लेके ही ना जा पाता, वो वॉक थ्रू गेट लगाने के लिए 2 लाख रुपए का वॉक थ्रू गेट है। वो 2 लाख रुपए नहीं थे स्टेट के पास, लेकिन मरने के बाद 13 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत लगाने के लिए पैसे हैं कौमी खजाने से। अमीर अब्बास, बात ये है, देखिए कि रेलवे का न ये पहला हादसा है और काकम बदहन न ये आखिरी हादसा है। पहले भी ऐसा ही होता आया है। जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे और हर आए दिन धमाके हो रहे थे, क्या उस वक्त इन रेलवे स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट लगाने के फंड्स थे? और उस वक्त क्यों नहीं लगाए गए जब ट्रेनों में चलते हुए धमाके हो रहे थे, ट्रेनों में हादसा हो रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं लगाए गए? मकसद ये है कहने का कि हमारी हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली उनकी ये प्रायोरिटी ही नहीं रही कि इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए। आज ये वॉक थ्रू का हादसा वॉक थ्रू गेट की वजह से नहीं पेश आया। ये सिलेंडर को जेब में डाल के नहीं ले गए, न ये स्लीपिंग बैग के अंदर बंद थे, सिलेंडर वो हाथ में उठा के ले जा रहे थे। बिल्कुल, जिसको आंख नहीं देख सकती, जिस उठाने वाले में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि मैं खुद ये चीज लेकर ना जाऊं, जिन लोगों ने जो इस बोगी में इनके साथ बैठे थे, उन 80 पैसेंजर्स में से किसी ने नहीं कहा कि ये टाइम बम क्यों साथ लेके चल रहे हो। हमारी कितनी स्कूल वैन्स में हादसे हुए हैं सीएनजी सिलेंडर फटने से, जहां मासूम बच्चे मौत के घाट उतर गए हैं। बिल्कुल, क्या आज तक हमारी हुकूमत सीएनजी सिलेंडर गाड़ियों, एलएनजी सिलेंडर और सीएनजी सिलेंडर गाड़ियों से उतरवा सकी है? ये थड़े पे बैठ के बन रहे हैं, गाड़ियों में लग रहे हैं। बात यह है कि हमारे मुल्क में निजाम कोई नहीं है। एक पूरे का पूरा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी पुअर। तमाम अदारों में भर्तियां सियासी नुक्ते नजर से होती हैं, मेरिट पे नहीं होती। जो शख्स भर्ती कर लिया जाता है वो सारा दिन, मैं कल एक हॉस्पिटल में देखने गया हुआ था एक मरीज को, उस मरीज ने, उसको लगी हुई थी एनजी लगी हुई थी, उसको फीड कर रहे थे और उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी। उसने घबरा के अपनी वो सेमी अनकॉन्शियस पेशेंट था एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, उसने घबरा के अपने मुंह से वो मास्क उतार दिया था और सामने बैठी हुई नर्स व्हाट्सएप कर रही थी, उसने ऊपर देखा तक नहीं। और जब मैंने उधर देखा, मैं दूसरे पेशेंट के पास खड़ा था, मैंने आके उसका टेबल नॉक किया, मैंने कहा ये सामने आप देख रही हैं कि ये शख्स मर रहा है, इसने अपनी ऑक्सीजन उतार दी है और ये दूसरी ट्यूब को इसने हाथ रखा हुआ है, वो अनकॉन्शियस पेशेंट है। उसने फिर बड़े आराम से मोबाइल रखा, उठ के गई, थोड़ा सा उसको कोसा, डांटा और पकड़ के ऑक्सीजन लगा के वापस आ गई
और ठीक 2 मिनट के बाद वो फिर व्हाट्सएप कर रही थी। कहने का मकसद ये, हम लोग बड़ी पुअर ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी हमारी बहुत थर्ड क्लास है। भर्तियां पोलिटिसाइज्ड हैं, अदारे पोलिटिसाइज्ड हैं। ये अदारे मजबूत हों तो वजीर की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए होती। ये उस स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि वो स्टेशन मास्टर जब लोग बैठ रहे हैं, फिर पैसेंजर्स में अवेयरनेस लेवल क्या है। किसी पैसेंजर ने उसको कहा ये क्यों रख के जा रहे हो, और मेरी जाती सोच ये है कि ये कह देना बड़ा आसान है कि एक सिलेंडर के फटने से हुआ। वो जो सिलेंडर फटा हुआ दिखाया जा रहा है वो सिलेंडर एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो अंदर से बाहर की एक्सप्लोजन होता है जब बाहर की तरफ चीज फटी हुई हो। उसका फोरेंसिक करा ले, वो बाहर की तरफ फटा हुआ नहीं है। और फिर 3 बोगियों में एकदम आग नहीं लग जाती, उसमें चेन भी होती है, ट्रेन रोकी भी जा सकती है। बिल्कुल। यानी आप भी वही, तो ये सारा एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा। उसका और आखिरी पॉइंट जो मैं आपकी वसातत से पहुंचाना चाहता हूँ, जो लोग इक्तदार में हैं उन तक, आप पिछले 8 हादसे निकाल लें, वो एक पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर हुए हैं। एक रीजन है, ज्योग्राफियाई रीजन जिसके अंदर हो रहे हैं, उस रीजन के अंदर भी देखने की जरूरत है कि तमाम हादसे अप ट्रेन्स में क्यों होते हैं और एक खास रीजन के ज्योग्राफियाई खित्ते के अंदर ही क्यों हो रहे हैं, बाकी जगहों पे क्यों नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पे कोई न्यूसेंस या प्रॉब्लम है तो उधर भी देखना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी का जनरल साहब ऑर्डर कर दिया और 15 दिन का वक्त दिया। देखते हैं कि ये इंक्वायरी माजी की इंक्वायरियों की तरह ही दाखिले दफ्तर कर दी जाती है, डस्टबिन में फेंक दी जाती है, ये वाकई इसकी फाइंडिंग सामने आएंगी और लोगों को निशान इबरत बनाया जाएगा। कारी उस्मान साहब, मुस्लिम लीग नून ने आज इसी हादसे की वजह से आज उन्होंने अपनी एक्टिविटी जो आपके साथ मिलकर कर रहे थे उसको मुलतवी कर दिया है, लेकिन मौलाना साहब ने कहा है कि ये हमारा जलसा है, ये हमारा लॉन्ग मार्च है या आज़ादी मार्च है, ये मरियम औरंगजेब का या एहसन इकबाल का नहीं है, तो इसका फैसला हम करेंगे और हम इसको जारी रखेंगे। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक अभी मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, जनरल साहब ने बहुत ही मुनासिब अंदाज से मसलों को उठाया है, निशानदेही की है, और इसी तरीके से नकवी साहब ने भी अच्छी बातें की हैं। देखें, हमेशा होना ये चाहिए कि इख्तलाफ जिससे भी हो, इस किस्म के मौके पर उन चीजों को नहीं लेना चाहिए और असल चीज को देखना है। जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सच तो बोला ही नहीं है, वो सच को जानते ही नहीं है। जब वो सच को जानते ही नहीं है, झूठ की पैदावार है, उन्होंने जो कुछ कहा है और सिलेंडर के हवाले से मेरी मालूमात जो तबलीगी जमात के लोगों से और खुद आपके अभी प्रोग्राम में भी अपने लोगों को शामिल किया है, यानी इससे कत्तान कोई नहीं मानता है कि ये सिलेंडर फटने से हुआ है, और कहते हैं कि सिलेंडर सर से था ही नहीं। मैं जनरल साहब ने जो बात की, अगर था भी तो वो फिर भारत की तरफ से क्यों नहीं फटा। मैं इस हवाले से तो ये बात कहूंगा कि ठीक है, इस हादसा तो जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था वो हो गया। जिनकी जिंदगी जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद नहीं थी, वो एक तयशुदा अमर था, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती थी। लेकिन बहरहाल इतना बड़ा हादसा जो हुआ है उसको इस तरह की बातों पे डाल देना जाए कि ये गैस सिलेंडर से हुआ है, उस तरह हुआ है। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ कमेटी ही नहीं, बाकायदा इसकी अदालती कमीशन कायम किए जाए और फौरी तौर पर तह तक पहुंचा जाए और इसकी तहकीकात की जाए। अगर गैस सिलेंडर था तो अंदर क्यों लाया गया, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि आखिर देखने वालों ने क्यों नहीं देखा और फिर दूसरे साथियों ने क्यों नहीं रोका। अगर वो वहाँ चलाया भी था तो फिर रोका क्यों नहीं। ये बात अपनी जगह पर भी मुनासिब है, मैं भी उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन आखिर ये अंदर किस तरह छोड़ा गया, आखिर वो आमला कहाँ पर था। और फिर ये बात भी बड़ी अहम इन्होंने की है कि एक मखसूस इलाके में इस तरह यके बाद दिगरे वाकयात जो हो रहे हैं रेलवे में ये, लेकिन इस वक्त जो अभी हादसा हुआ है
मैं समझता हूँ कि मुझे 1974 से लेकर आज तक इतना बड़ा हादसा रेलवे में पाकिस्तान में मैंने शायद नहीं देखा। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसको इस तरह सिर्फ चंद टकों पे जान का सौदा करा देना ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल मुनासिब बात फरमाई गई है कि क्या पैसे जो है वो लाश को दिए जाए, लाश के बाद उस पैसों से क्या करना है, आग लगाना है उसको जब जिंदगी चली जाए, तो ये पहले से इंतजाम होने चाहिए, उस निजाम को दुरुस्त किया जाना चाहिए। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त चूंकि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, पूरा मुल्क इस पे दुखी है और सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं कि दावत तबलीग का काम पूरी दुनिया में हो रहा है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर का मुसलमान इस पे दुखी है कि इतना बड़ा हादसा, इतने बड़े अल्लाह वाले लोग जो है वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। इसके लिए सबसे जो बेहतर काम है वो ये है कि अदालती कमीशन कायम किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और शेख रशीद साहब ने ये अच्छी बात भी कोई अखलाक है, मेरा ख्याल ये अच्छी बात ये है कि आप पीटीआई से भी मुत्तफिक हो रहे हैं नकवी साहब से, और आप जनरल साहब से भी मुत्तफिक हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि तीनों मेहमानों का एक राय है कि इसके अंदर एक तो प्रोएक्टिव होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर जो अब कमीशन बने या जो इंक्वायरी अब होगी इसमें कंडक्ट होगी उसकी साफ शफाफ तहकीकात सामने आनी चाहिए। मैं ज़रा अब धरने पे मौलाना साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन शाह महमूद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की ये बात करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मौलाना साहब के धरने का जो इंडिया के साथ कनेक्शन जोड़ा है वो ज़रा दिखा दें। हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो इस वक्त बहुत मुतमईन दिखाई दे रहा है और वो समझता है कि वो किसी हद तक कामयाब हो गया कि पाकिस्तान जो कश्मीर के मसले पे फोकस था आज वो अपने अंदरूनी मामलात में मसरूफ दिखाई दे रहा है और हमारी जान उठ रही है। नैरेटिव चेंज करने के लिए, बयानिया तब्दील करने के लिए किसी हद तक ये कारवां जो है उनके लिए कारसाज साबित हुआ है। जी कारी साहब, मैं आप अपनी राय देने पर मैं नकवी साहब के पास जाता हूँ। जो शाह साहब ने तो कनेक्शन लगा दिया है, यानी आप लोगों ने इंडियन नैरेटिव को तकवीत दी है। मैं समझता हूँ कि शाह साहब तो बहुत एक संजीदा तबके से भी ताल्लुक रखते हैं और उनकी एक बहुत बड़ी इज्जत है, लेकिन आज शाह साहब ने बिल्कुल सिर्फ वो किरदार अदा किया है कि जो एक आम बस अगला जुमला मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे शर्म आती है। आपको क्यों भूल रहे हैं कि जब आप मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे थे कि मोदी जब कामयाब हो जाए मसला कश्मीर हल हो जाएगा। हमने तो 27 अक्टूबर से इसलिए इस मार्च का आगाज किया है कि 27 अक्टूबर सन 47 को कश्मीर पर हमला हुआ था, कश्मीर पर कब्जा हुआ था, इसलिए हमने इजहार नफरत कश्मीर हिंदुस्तान से और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हम निकले हैं और उस वक्त से लेकर आज तक हमारे हर जगह जहां भी रुकते हैं, इस वक्त जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो हम रवात पे खड़े हैं और इस वक्त मौलाना का बयान जारी है। आपको खुद सुनाई देगा, आप देख लेंगे, सुन लेंगे कि उनके किसी एक बयान में भी कश्मीर के जुमला जरूर होता है, खाली नहीं होता। उन्होंने कारी साहब कश्मीर के खिलाफ कोई बात नहीं की है, लेकिन हुकूमत का कारी साहब जो मेरी बात सुने, जो वजीर खारजा का देखिए, मैं इस तरह की बात करना कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इंतहाई अदब के साथ कि वो एक जमाना था कि वो पहले भी किसी हुकूमत में वजीर खारजा थे, आज भी है, वो कम से कम अपनी हैसियत का था। कल क्या थे, आज क्या थे, आने वाली कल क्या होंगे, ठीक है। मैं मुझे नकवी साहब की तरफ बढ़ना, देखें शॉर्टली कारी साहब शॉर्टली वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला इस वक्त पूरी दुनिया में हुकूमत उजागर कर रही थी। 5 अगस्त से कश्मीर का मसला शुरू हुआ है। ये मौजूदा क्राइसिस इससे पहले कभी नहीं आया था, ये बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का क्राइसिस पैदा हो गया है और मौलाना साहब ने एन उस वक्त जब हुकूमत इस क्राइसिस को दुनिया में उठा रही है, मौलाना साहब ने अपना मसला खड़ा करके कश्मीर को पसंद डाल दिया। मैं आपकी बात समझ गया, मेरी बात सुने, ये बिल्कुल एक झूठा और एक ऐसा एक बचकाना किस्म की जबान का इस्तेमाल होता है। बात असल में दरअसल बात ये है कि कश्मीर के हवाले से जब इन्होंने यहाँ पे
फाटा के आइन में तरमीम करके फाटा की हैसियत खत्म की। उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तुम ये कर रहे हो, आने वाले कल ये फिर चले में आप देखेंगे। मैं वापसी पे जरा एक ब्रेक आपकी इजाजत से, मुख्तसर ब्रेक से वापस आते हैं, फिर नकवी साहब से और जनरल साहब से बात करते हैं कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कही, ये बहुत सारे एनालिस्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो ये बात पूरी दुनिया में इस वक्त नोटिस हो रही होगी। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। फिरदौस नकवी साहब, हुकूमत के पास बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिसमें MI है, ISI है, IB तो खुद प्राइम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर कोई कनेक्शन है मौलाना का या मौलाना की तहरीक का इंडिया के साथ या कश्मीर के साथ, कोई फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो हुकूमत खुल के चार्जशीट फ्रेम करती ना, अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके बुनियाद पे मौलाना के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम कर दी कि मौलाना कोई कनाइवेंस के साथ ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में where there is smoke there is fire। और आप जो स्मोकिंग गन की तलाश में भी ढूंढते हैं वो दूसरा मुहावरा है। बात सारी ये है कि उस अमल की जिसकी कारी साहब जिक्र कर रहे हैं, उसके नतायज इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान जिस नज़र से देखा जाता है वो क्या है। इस मार्च से पहले इमरान खान यूनाइटेड नेशंस की स्पीच के बाद एज अ चैम्पियन ऑफ कश्मीर कॉज नज़र आए और सारी दुनिया में उसकी बात होने लगी। मौलाना साहब ने, चाहे वो पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है, ग्राउंड पे सपोर्ट है, 15 लाख पहुँचे या लाख पहुँचे या 50,000 पहुँचे, उसको सबको हटा दीजिए, नंबर्स गेम की बात नहीं हो रही। इस वक्त नैरेटिव पाकिस्तान का ये आ रहा है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ है जिसमें द मेन डिमांड हैज़ गॉट नो वर्ड ऑफ कश्मीर। इट सेज कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और दूसरी डिमांड ये है कि दोबारा इलेक्शन चाह रहे हैं और तीसरी डिमांड क्या है, वो उस इलेक्शन को साफ और शफाफ उस वक्त समझेंगे जब फ़ौज उसकी निगरानी नहीं करेगी। और जो कुछ तकारीर मुफ्ती किफ़ायत हुसैन साहब ने की मेरे साथ 3-4 प्रोग्रामों में, बाकी इनके लोगों ने की है, वो सब के अंदर उन्हीं ने जिस तरीके से हमारी इंस्टीट्यूशंस को लताड़ा है वो सबको पता है। आज हमदुल्ला साहब का ट्वीट देखिए, कराची के जलसे की तस्वीर दिखा के कहते हैं कि ये लोग इतने जमा हुए हुए इस्लाम, जो जिस झूठ की बात करते हैं। देखिए, एक झूठ एक आम आदमी बोले वो उसका इतना, जिसने अपने नाम के साथ मुफ्ती, मौलाना, कारी लगाया वो अगर झूठ बोलने लगे तो उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और हम इनकी जमात की तारीख में नहीं जाना चाहता आज के वक्त, लेकिन ये इनकी तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। अभी सारी कौम एक तरफ खड़ी थी फाटा के इलाके के ऊपर, ये उसके खिलाफ खड़े हुए, वो इनका जमहूरी हक है, ओपनली स्टैंड लिया, हमें उस पर कोई इतराज़ भी नहीं है। लेकिन हमने बाकी लोगों के साथ मिलके वो किया है। इस वक्त जो कश्मीर का नैरेटिव है और ख़ास तौर पे जैसे जैसे डेवलप होता जाता है मोदी के बारे में, देखिए मोदी की इंटरप्रिटेशन के लेने के लिए, इसीलिए मैं वो झूठ की बात कर रहा था। मकसद इमरान खान का ये कहने का था कि अगर एक पावरफुल गवर्नमेंट आएगी इंडिया के अंदर तो वो नेगोशिएट कर सकती है, अगर कोई वीक गवर्नमेंट आएगी, एक डिवाइडेड गवर्नमेंट आएगी, वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। जो जितने सर्वेज आ रहे थे उसके अंदर ये नहीं दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस, जो कि मेन ऑपोजिशन पार्टी है, कि वो मेजॉरिटी, क्लीन मेजॉरिटी ले सकेगी, जबकि प्रेडिक्शन मोदी के लिए थी। इसलिए इमरान खान ने ये कहा कि वी होप इफ मोदी विंस तो हम एक पावरफुल गवर्नमेंट के साथ बैठ के नेगोशिएट करेंगे जिसके अंदर पोजीशन होगी। और मोदी का जो कुछ मैनिफेस्टो में उसमें लिखा था, हम यही समझते थे कि वो उसने अपनी पॉपुलिस्ट वोट इंक्रीज करने के लिए किया था, और उसको इंटरनेशनल सैंक्शन से बचने के लिए वो ये इकदाम नहीं उठाएगा।
और जैसे ही उसने वो इकदाम उठाए, हमने वी टेकन अप एज अ गवर्नमेंट, एज पीटीआई गवर्नमेंट, हमने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि नैरेटिव को समझना चाहिए मौलाना साहब को। नकवी साहब, मैं एक चीज आखिर में पिछले सेगमेंट के हवाले नकवी से साहब एक अमीर अब्बास साहब एक जुमला और कह दूं मेरे जी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो जहालत का खात्मा है। इससे कि ये जो कुछ सिलेंडर से हुआ, सिलेंडर ले जाना भी अंदर जहालत है, गार्ड ने देख के वो सिलेंडर लेके नहीं गया वो भी जहालत है। और सबसे बड़ी जहालत कल का एक और वाकया था जिसके अंदर एक बाप फील्ड से एक खिलौना समझ के ग्रेनेड शक्ल की चीज को ले आया, अपने 3 बच्चों के हाथ में दे दिया, तीनों बच्चे खो दिए। वो बाप था, वो खिलौना कहीं से नहीं था, ना वो गुड़िया थी ना गुड्डा था, उसको ये तमीज नहीं हुई कि ये ग्रेनेड है शक्ल से। इसके मतलब ये वो जहालत की एक इंतहा है। इस हमारे माशरे से हमारी सबसे बड़ी जहालत से होगी। जब जहालत खात्मा होगा बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। जनरल साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ और भी फरमाया आज़ादी मार्च के हवाले से, मैं चाहूँगा वो ज़रा आपको दिखा के एनालिसिस लेते हैं कि एक तरफ हुकूमत ने खुद इजाज़त दी, मुआहदा हुआ इस्लामाबाद इंतज़ामिया और JUI फे के दरमियान, और फिर कंटेनराइजेशन यानी पूरे शहर को कंटेनरों में भी बदल दिया गया। दिखाएं सर। हम इज्जत देने वाले हैं और देंगे। मुआहदा उन्होंने किया है, अगर वो उस मुआहदे के पाबंद रहते हैं तो जो कहना चाहते हैं वो कहें, कोई कदगन नहीं है। हमारा रवैया जमहूरी है और हम उसको बरकरार रखेंगे। जी जनरल साहब, अगर इजाज़त दी है हुकूमत ने खुद, और ये भी तवक्को कर रहे हैं ये JUI फे से कि वो अगर मुआहदे की पासदारी करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर उनको आने दें यहाँ पे, उनको जो मुकाम तय किया गया है H9 के पास वहाँ उनको बैठने दें। अगर उसके बाद वायलेशन होती है तो फिर ये कंटेनराइजेशन शुरू करते ना। ये सारे शहर में कंटेनर लगा दिए, और ये जो बुखलाहट हुकूमत की, इसकी वजह क्या नजर आ रही? अमीर अब्बास, मैं तो एक फौजी हूँ और चीजों को फौजी नुक्ता नजर से देखता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर भी एक ब्रिगेडियर हैं। हमेशा जब मंसूबा बंदी की जाती है तो सलाहियतों को देख के की जाती है, नियतों या इरादों को देख के मंसूबा बंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि नियतें और इरादे बदलने में मिनट लेते हैं, लेकिन सलाहियत होना और सलाहियत को एक्वायर करने में वक्त लगता है। एक बहुत बड़े मजहबी लीडर पहले भी आए थे जब नून की हुकूमत थी, और तय ये हुआ था कि आप लोग इस ग्राउंड में बैठे थे, फिर वहां से वो आप पारा पहुंचे, फिर क्रेन आगे आगे लगी, फिर वो डी ग्राउंड पहुंचे, फिर वो टीवी स्टेशन और प्राइम मिनिस्टर के गेट तक पहुंच गए। तो क्या पता है कि ये लोग, अभी तक तो सब कुछ तकरीबन ठीक जा रहा है, सिंध से चले हैं और अभी तक ना हुकूमत ने कोई ज्यादती की है, ना कोई, हाँ उनके हवारी होने छोड़ गए हैं, ये हादसा उनके साथ हो गया है, लेकिन बाकी उनके साथ हुकूमत वक्त ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, कुछ नहीं। अभी भी मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टियां अपने उसूल पर पाबंद रहें और अपने वादे को वफा करें तो ये बड़े पुरअमन तरीके से ये मार्च भी खत्म हो जाएगा। उनका एक हक था, उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, जवाब उसका मैं उस वक्त भी कन्विंस नहीं था, आज भी कन्विंस नहीं हूं। लिहाजा कंटेनराइजेशन तो की गई है उस खतरे के सबब जिसकी वो सलाहियत रखते हैं कि अगर यहाँ आके वो एक जवाब पैदा करें कि कल PTI ने डी ग्राउंड में किया था, ताहिरुल कादरी साहब ने डी ग्राउंड में किया था, लिहाजा हम भी डी ग्राउंड फिर रोक में दो। आप कह रहे हैं अब रही बात प्रिकॉशनरी तौर पे, जी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कर लेने में हर्ज नहीं है। ये बदकिस्मती लाइन ड्रॉप होगी जनरल साहब की, जनरल साहब को दोबारा से कनेक्ट करें, मेरा ख्याल सिग्नल जो है वो शायद नहीं आ रहे। मैं ऐड कर देता हूँ। जी नकवी साहब, मैं ऐड कर दूँ। अमीर अब्बास साहब, जो जनरल साहब, देखिए आप अभी जो बात कह रहे थे मैंने उसको भी सपोर्ट किया था। आपने कहा था कि अगर वो वॉक थ्रू गेट्स लग जाते तो ये हादसा नहीं होता, अगर ये कंटेनर नहीं लगे और हादसे हो गए तो उससे बचने के लिए बेहतर है कंटेनर। चले, बहुत जबरदस्त। वैसे कमाल के, देखे ना जुमला आपने पकड़ लिया है मेरा, यार इस रेलवे स्टेशन पे आपने वॉक थ्रू गेट नहीं लगाया है, मौलाना साहब के लिए कंटेनर लगा लिया आपने।
अपने मतलब का बड़ी डैमेज से बेहतर है छोटे प्रिकॉशन के। जी कारी साहब, असल में वो आपके इरादे जो है ना, वो इरादे आपके भाप रहे हैं। हो सकता है हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत हो सकता है आपके इरादे खतरनाक हो, तो पहले से उन्होंने बंदोबस्त कर लिया। सलाहियत ये तो फिर तारीफ लोगों की डैमेज करने की, ये तो फिर फरदास भाई, ये तो फिर आप तारीफ कर रहे हैं। का एग्जांपल देख लीजिए, आसिया बीबी का केस देख लीजिए। फरदास भाई, ये तो आप तारीफ कर रहे हैं मौलाना साहब की, कि मौलाना साहब के पास इतनी सलाहियत है कि वो पहुंच सकते हैं मैं तो 10,000 लोगों की सलाहियत की बात कर रहा हूँ। तो 25,000 तो खुद के 10,000 लोगों ने सड़क पे आके जो बेड़ा गर्क किया था इस पे मुल्क में प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का, उसका तखमीना नुकसान जो है वो तकरीबन 85 करोड़ रुपया था। सही है जी कारी साहब आपकी आप में सलाहियत है। अब्बास साहब, मुझे पहले तो इस बात पे अफसोस है कि आप भी ताईद में मैं गुजारिश ही करूंगा कि वक्त है कि जनरल साहब ने यहाँ आके जो डंडी मारी इस हवाले से बहरहाल डंडी मार सकते हैं। कहाँ तक हमारे इस धरने का, हमारे मार्च का ताल्लुक है और पीटीआई ने जो कुछ किया था उस वक्त उन्होंने पीटीवी पर हमले किए था, पार्लियामेंट पर हमले किए था, और जब वो लाहौर से चले थे तो हर जगह असलिया की नुमाइश हो रही थी, हर जगह मेट्रो को बंद किया गया था, ट्रैफिक बंद की गई थी। हमारे बावजूद इसके कि लाखों का कल इज्तिमा था, मजमा था लाहौर में, मेट्रो भी चल रहा है, बाकी तमाम जिंदगी के मामूलात चल रहे हैं, हमने किसी को मुतासर करने नहीं दिया। अब तो यहाँ का जो वजीर कह रहे थे कि 20-25 हजार लोग, और मैं आपसे कहूंगा, मैं खुद इन लोगों से कहूंगा कि ये इंसाफ की नजर से देखे कि मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज पर आज मुल्क के कितने लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। अच्छा कारी साहब, कितने लोग होंगे वैसे? तारीख साबित करेगी कितने लोग होंगे। हुकूमत वैसे 25,000 मान चुकी है। मैं नहीं कहता हूँ, वजीर दाखिला ने 25,000 लोग माने कि आपके साथ 25,000 लोग हैं। मैं 10,000 भी नहीं कहूंगा, मैं ये इंसाफ छोड़ूंगा आपकी आंख पर, मीडिया की आंख पर। खुद जनरल साहब जो अभी हुकूमत पीटीआई की वकालत फरमा रहे थे उन पर छोड़ूंगा, इनके इदारों पर छोड़ूंगा कि ये खुद कहें कि कितने लोग हैं। दूसरी बात पे आता हूँ, जहां तक बात की है इन्होंने कि अब पूरा इस्लामाबाद शहर को इस तरह पैक किया गया है, कंटेनर लगा के गलियों में, कूचों में, कोई जगह नहीं छोड़ी, 4-4, 5-5 कंटेनर नीचे ऊपर रखे हैं। क्या पीटीआई ने जब धरना दिया था, मार्च किया था, वो सब कुछ भूले हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ न बदअमनी होगी, न हमारी तरफ से किसी किस्म की कानून शिकनी होगी। यहाँ तक नकवी साहब ने बहुत सारी बातें की है, और मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि हमारे बारे में तो आपका ख्याल, आप कह रहे हैं कि इनकी जमात की कोई अच्छी तारीख नहीं है। हमारी तारीख तो आपने खराब कर दी, लेकिन आपकी तारीख के बारे में इसी शहर का हकीम शहीद मरहूम शहीद का कौल जो है वो आपकी जमात की क़यादत के बारे में है, मेरा नहीं था, उनका था। क्या वो कहाँ से आए, किस लिए आए? हकीम सईद ने क्या कहा था? कारी साहब, हकीम सईद ने क्या? आप वो बात आपको ये खुद नकवी साहब बताएंगे, उनकी किताब उठा के देख लें। मेरा वक्त इस पे अपनी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आज पूरी दुनिया में तो ये रसवा होके आए हैं। इनके साथ तो सऊदी अरब ने इनको वोट नहीं दिया, अरब इमारात ने इनको वोट नहीं दिया। आखिर इनके वो जो साबका 3 मेंबर थे, एक पाकिस्तान और 2 और, इसके अलावा किसने इनको साथ दिया? जनरल गुलाम मुस्तफा साहब इनको तो करार मेरे साथ हैं, करने का वक्त नहीं मिला। मैं जरा पेश करने की सलाहियत जनरल साहब का मौक़िफ़ ले लूं, चूंकि अब जाहिर बात है मौलाना साहब की आमद का वक्त करीब होता जा रहा है, तकरीबन नीम शब मौलाना साहब यहाँ पहुंच सकते हैं। जनरल साहब, क्या बहुत बड़ा क्राउड लग रहा है? क्या ये जो कंटेनराइजेशन, आप तो लाहौर में, यहाँ इस्लामाबाद में जो हर सड़क पर कंटेनर लगा दिए हैं, क्या हुकूमत को प्रोएक्टिव हुकूमत की कोई दूर रस किस्म की अप्रोच है, या बौखलाहट है हुकूमत की, या वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं?
पीछे कथा नजर रखिए कि लोग कितने आते हैं, उस पर तो हमारा झगड़ा चलता ही रहेगा। हुकूमत कुछ कहेगी और जमीयत उलमाए इस्लाम रहमान ग्रुप वाले कुछ कहेंगे। लेकिन इशू तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट है कि ये जो रहमान साहब और उनकी टीम आज जो बात कर रही है, आज से 5 साल 6 साल पहले जब ये इमरान खान साहब ये कर रहे थे तो उनके खिलाफ ये खड़े थे सारे जो आज जो 8 या 9 सितारे और बाहर हैं वही असेंबली के अंदर से ही बातें कर रहे थे। तो मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि रहमान साहब और ये बाकी जो उनके साथ अभी बताइए कह लीजिए मुंडी को या अपनी पार्टी को, जरूर है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी इस वक्त अपनी अकेल और रहमान साहब के हाथ में पकड़ा के बैठी हुई है। और ये सब जब आप देखते हैं तो मुझे मकसद नहीं समझ आया क्या चीज का है। अगर इनको इलेक्शन से कोई मसला है तो कोई इनकी तरफ से पिटीशन ना तो सुप्रीम कोर्ट में है ना इलेक्शन कमीशन में है, कहीं भी नहीं है। कोई लीगल रिकोर्स उन्होंने इख्तियार किया ही नहीं है। इनको अगर महंगाई से मसला है तो महंगाई का मसला सिर्फ इस्लामाबाद आके तो नहीं पता चल सकता। महंगाई का मसला तो हर जगह से असेंबली के अंदर खड़ा होकर बात करनी चाहिए। इनकी 14 नंबर हम असेंबली में वहां जनरल साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो महंगाई का मसला है वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो मसला हल करें, लिहाजा इमरान खान का जाना जरूरी है। ये जाएंगे हम आएंगे तो मसला हल होगा। उनका ये मौक़िफ़ है। असेंबली में तो उनका एतमाद नहीं है ना अभी। देखिए इनके हाथ में अमाम हुकूमत रहा है ना केपी का। हम क्यों भूल जाते हैं कि ये तो 5 साल 2002 से लेके 2007 तक ये केपी में हुकूमत रहे हैं। वहां पे क्या कर दिया उसके बाद इस कदर ज्यादा टेररिज्म का हमें फेस करना पड़ा था। आपको अंदाजा है इस चीज का? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई प्लेन बहुत सारे हैं, इनके बात बहुत ज्यादा करते हैं ये लोग, लेकिन इनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मुझे ये बताइए ना। ये क्या चीज लेके आए हैं पाकिस्तान के बारे में? ये कश्मीर कमेटी के 15 साल चेयरमैन इन्होंने क्या कर लिया, ये बाकी मुल्क के लिए क्या करेंगे? छोड़े ना वो तो मौलवियों में क्या सलाहियत है? मौलवियों में कोई सलाहियत नहीं। हुकूमत नहीं होती है, कमेटी सिफारिशात पेश करती है। आज आपके कश्मीर कमेटी का 1 साल हो गया है। उन्होंने जो कश्मीर फतह किया है वो कश्मीर उन्होंने वो मकबूल कश्मीर उन्होंने फतह किया है। भारत ने उस कर्फ्यू लगा बैठा है। इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है? ये कमेटी के सामने रहते हैं। कमेटी होती है, कमेटी के साथ बातों से नहीं किया जा सकता। परेशान हो रहे हैं इस्लामाबाद में कितनी पब्लिक सही। अच्छा फिरदौस भाई, वो हकीम सईद ने क्या कहा था? हकीम सईद ने क्या कहा था आपके बारे में? आपने भी पढ़ा है, लेकिन वो किताब आप फिरदौस भाई बता दें, आप ही के शहर से थे, यही पढ़ के आप ही के शहर से थे। हकीम सईद ने यही कहा था कि उनके ख्याल से इमरान खान जो है वो क्रिकेटर है, सियासतदान नहीं है। और वो हकीम सईद ने जिस वक्त कहा था वो कहा था, उसके बाद तो बेचारे को गरीके रहमत हुए हुए बड़ा जमाना हो गया। हमने उनके पास गए थे कि वो पार्टी ज्वाइन कर ले, वो नहीं किया। एमकेएम वालों ने या एमकेएम अल्ताफ ने बेसिकली उनको कत्ल कर दिया। बड़े अच्छे इंसान हैं, हम आज भी हकीम सईद की तारीफ करते हैं। और मुझे तो ज़ाती तौर पे यकीन है कि अगर हकीम सईद जिंदा होते तो पीटीआई का हिस्सा होता। तो कारी साहब इसमें तो कोई ऐसी मायूब बात नहीं जो उन्होंने कही थी। उनका अपना उस वक्त हो सकता है कि जी इमरान खान एक सियासतदान नहीं बन सकता, लेकिन कोई मायूब बात तो नहीं की कारी साहब जी। हकीम सईद ने कोई मायूब बात तो नहीं की थी उस वक्त। ये मेरे भाई मैं कहता हूँ कि जरा आप इस बात को नकवी साहब से मंगवा ले। हकीम साहब से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, इनके खानदान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भी 1974 से कराची में रह रहा। तो नकवी साहब से कहे कि वो किताब आपको भेज दे, आप उसको देख ले। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शबीब नकवी साहब, कारी उस्मान साहब, जनरल गुलाम साहब से मुलाकात होगी कल। मौलाना साहब यहाँ पहुँच चुके होंगे। कल मौलाना साहब अपने पूरे पावर शो के साथ सामने आएंगे। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।